नमस्कार दोस्तों। जो न्याय की बात करेगा वो नक्सली कहलाएगा। जो आपके वोट के अधिकार के लिए लड़ेगा वो नॉन सीरियस कहलाएगा। जो आपके दस्तावेजों की मांग करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और जो आपके साथ होते अन्याय के लिए लड़ेगा, उसकी आवाज बनेगा, उसको उसको पाकिस्तानी कहा जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तानियों से गले लगेगा, जो पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलेगा और खिलवाएगा, वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। जो पाकिस्तान को कहेगा कि हमारे यहां से पानी आ रहा है, बाढ़ आ सकती है, बच के रहना, वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। जी हां, आज यही हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो चर्चा करना तो बनता है। शुरुआत करता हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनके लिए अमित शाह कहता है कि वो नक्सली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में कहा था कि आदिवासियों को जिस तरह से कुछ लोग बता करके नक्सली मार रहे हैं, जिस तरह से उनसे अन्याय कर रहे हैं, वह गलत है और यह नहीं होना चाहिए। जब वो न्याय देते हैं, आदिवासियों को सुरक्षित करते हैं, तो वो नक्सली कहलाते हैं। जबकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वो जजमेंट मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस निज्जर थे। उन दोनों ने वह जजमेंट दिया था, जो ऐतिहासिक जजमेंट है। उस 40 पेज के जजमेंट को पढ़े बिना, अरे पढ़ेंगे कैसे? जब पढ़े होते तो पढ़ पाते। तो पढ़े बिना देश का गृह मंत्री, दुर्भाग्य है, तड़ीपार है, वो अमित शाह कहता है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी तो नक्सली हैं। बहरहाल इसके खिलाफ देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस रहे 18 जस्टिसेस ने चिट्ठी लिखी है अमित शाह को और कहा है आपको ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए, जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक ऑर्डर का सम्मान होता है, ना कि किसी को नक्सली बोला जाता है। आपको गरिमा बनानी चाहिए। लेकिन गरिमा कैसे जानेगा? गरिमा तब आएगी जब संस्कार होंगे, गरिमा तब आएगी जब वास्तविक ज्ञान होगा, गरिमा तब आएगी जब वो सच में पढ़ा लिखा होगा। जी हां, फर्जी डिग्री वाला नहीं होगा। तो साहब, फर्जी डिग्री की बात आ गई है तो वो भी कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी राजीव शुक्ला के साथ उनके कार्यक्रम रूबरू में इंटरव्यू देते हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं तो हो गया, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। और यह इंटरव्यू कोई बहुत पुराना नहीं है। जब वो 2002 में मुख्यमंत्री बने, बस उससे चंद वक्त ही पुराना था। तो जो शख्स खुद कह रहा था कि मैं
पढ़ा लिखा नहीं हूं, सिर्फ मैट्रिक पढ़ा हूं, वो जब चुनाव आयोग में अपना हलफनामा देता है तो उस चुनाव आयोग में कहता है कि मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सन 1978 में कर चुका था ग्रेजुएशन, जिस समय आपातकाल लगा था। वो एक तरफ कहता है कि आपातकाल में वो भूमिगत था, भागा हुआ था, दूसरी तरफ रेगुलर पढ़ाई भी कर रहा था, परीक्षा भी दे रहा था और डिग्री भी संडे को उसको मिल रही थी। बड़ा स्पेशल केस है, संडे को डिग्री जारी हो, कोई बात नहीं। फिर कहता है कि मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिक्स में एमए हूं, जो सब्जेक्ट ही गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं। किसके साथ पढ़ा, किसने एडमिशन दिया, किसने किसने क्या किया, किसने पढ़ाया, और गुजरात यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, अरुण जेटली और अमित शाह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डिग्री दिखाई थी। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। जब यह दिखाया तो सबके मन में सवाल आ गया, सबने इस पर आरटीआई डाल दी। कांग्रेस सूचना का अधिकार देके गई, तो उसे पहले लटकाते रहे, भटकाते रहे, खिसकाते रहे, टरकाते रहे। फिर बाद में कहा नहीं, हम नहीं देंगे इसकी सूचना। फिर कहा उसकी फाइल गायब है, फिर कुछ और। बहरहाल उसके बाद में सब लोग चले गए केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना आयोग ने अपने जजमेंट में लिखा कि डिग्री दिखाइए, दस्तावेजों की जांच करवाइए। अब उसको जब उन्होंने कह दिया कि सूचना दीजिए तो बड़ी परेशानी हो गई। राष्ट्रीय विषय है, नरेंद्र मोदी की डिग्री कैसे कोई देख सकता है? तो साहब हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, डिग्री नहीं दिखाएंगे। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट भी कह चुका है डिग्री नहीं दिखाएंगे, गुजरात यूनिवर्सिटी भी कह चुकी है डिग्री नहीं दिखाएंगे, न कुछ बताएंगे। तो साहब डिग्री इतना बड़ा रहस्य हो गया। राहुल गांधी अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, उनसे कहा जाता है नागरिकता दिखाओ, अदालत में जाते हैं, अदालत कहती नागरिकता का वो दो, तो डिग्री भी दिखाते हैं, नागरिकता भी दिखाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं दिखाते। डिग्री अखिलेश यादव भी दिखाते हैं, डिग्री तमाम सारे लोग दिखाते हैं, लेकिन डिग्री न स्मृति ईरानी दिखा पाती हैं, न नरेंद्र मोदी दिखा पाते हैं। स्मृति ईरानी ने पहले कहा ग्रेजुएट है, फिर साहब जब पकड़ा गया तो बोली नहीं, ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट करा नहीं, अंडर। तो अब आप समझ लीजिए अंडर ग्रेजुएट। तो अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस देश के हर नागरिक से कहेंगे कि हम एनआरसी कराएंगे, कागज दिखाओ। हम विशेष वोटर लिस्ट का पुनर्सर्वेक्षण करेंगे, तो आप कागज दिखाओ, आप यह दिखाओ, आप वह दिखाओ, और नहीं दिखाओगे आपको मरा हुआ घोषित कर देंगे, आपको गायब घोषित कर देंगे, आपको कुछ और घोषित कर देंगे। लेकिन खुद वही चुनाव आयोग जो ये नहीं दिखाएगा, वही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देगा, वो नहीं दिखाएगा, वही चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा, वो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका सब कुछ देखेगा। और जब आपका सब कुछ देखेगा, तब जो लिस्ट बनाएगा कहेगा मैंने 98.2% लोगों के सारे दस्तावेज आ गए हैं, बस हमारा कंप्लीट हो गया। तब निकल के आएगा एक कमरे के एक घर में
274 लोग रह रहे हैं। बिहार में वोट चोरी का खेल समझिए। एसआईआर कराया गया, पर उसके बाद क्या हुआ? मधुबन विधानसभा क्षेत्र का ये घर देखिए, बूथ नंबर 160, मकान नंबर 50, मतदाता कुल 274। इसे घर क्यों कहते हैं? गांव घोषित क्यों नहीं कर देते? मकान स्वर्गीय गजेंद्र मंडल का है। उनके बेटे राजेश मंडल ने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया है और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वहाँ सिर्फ वो, उनकी पत्नी और बच्चे ही रहते हैं। कटिहार का ये घर देखिए, अरे चुनाव आयोग कह रहा है कि इस घर में 197 मतदाता रहते हैं। ये मकान संख्या 82 है, वो अलग बात है। ये घर पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर आ रहे इस घर को भी देखिए, हर सिद्धि के बूथ नंबर 114 का मकान नंबर 5। यहाँ भी 48 लोग रजिस्टर्ड है, बाकी हकीकत में सिर्फ लाल बाबू बिन और उनकी पत्नी 2 ही लोग यहाँ रहते हैं। और देखेंगे पूर्णिया में बूथ संख्या 12 में एक मकान नंबर 2 है, जिसमें 153 मतदाता रहते हैं, मंदिर है वहाँ। कटिहार में बूथ नंबर 175 के मकान नंबर 4 में 136 वोटर रजिस्टर्ड है। यहाँ एक जिम है, वो भी बंद पड़ा है। अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो सीधे सीधे शब्दों में समझिए, एसआईआर के नाम पर नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर पूरे जोर शोर से बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम जगह के तमाम सारे ये सामने आ जाएंगे। बहरहाल जब ये सब कुछ सामने आएगा तो भी बेशर्मी से कहें कि नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। जब इस दशा में हो, झूठ में हो, तो आप कहेंगे फिर क्या करें? तो फिर कोई लड़ने निकलेगा। तो साहब जो डिग्री वाले हैं वो कहेंगे एसएससी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ वो डिग्री वाले, चाहे स्टूडेंट हो चाहे शिक्षक हो, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए, और जब वो लोग प्रदर्शन करेंगे तो उनको रात के अंधेरे में उन पर लाठी चलेगी, उनको मारा जाएगा, उनको फेंका जाएगा। अब आप सोचिए, वो तो न्याय की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ ये होगा। आपको याद होगा जो लड़कियां अपनी आबरू बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही थी, उनके ऊपर लाठियां चली थी, सब कुछ चला था, लेकिन जिसने आबरू लूटने की कोशिश की थी वो ब्रजभूषण शरण सिंह ऐश कर रहा है। यही नरेंद्र मोदी सरकार का है। तो यहां तो डिग्री देखेंगे, वहां दूसरों की जाति पूछने वाला, दूसरों के लिए तमाम कमेंट करने वाला वो अनुराग ठाकुर नवोदय विद्यालय जाएगा तो कहेगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, तो स्टूडेंट बोलेंगे कि वहां पर यूरी गार्गिन गया था, और चांद पर सबसे पहले आर्मस्ट्रांग गया था, और सबसे पहले अंतरिक्ष पे रूस की एक कुतिया लाइका गई थी। तो कहेंगे नहीं, सबसे पहले हनुमान जी गए थे। बच्चे हनुमान जी लिख देंगे तो फेल हो जाएंगे, और फिर कहा जाएगा ये तो काबिल ही नहीं है, तो इनको क्या रखा जाए, किया जाए। तो आप समझिए यह ज्ञान देंगे, और जब यह ज्ञान देंगे तब राहुल गांधी आके बताएंगे कि क्या सच है और क्या गलत है। कैसे पूर्णिया की एक विधानसभा क्षेत्र में 45,000 महिलाओं के नाम काट दिए जाएंगे। 45,000 महिलाओं, क्योंकि वो मुस्लिम है। इसी तरीके से हजारों दलितों के नाम काट दिए जाएंगे, अति पिछड़ों के नाम काट दिए जाएंगे, आदिवासियों के नाम काट दिए जाएंगे। और जब इनके खिलाफ राहुल गांधी जमीन पर लड़ाई लड़ने निकलेंगे तो नरेंद्र मोदी का के मंत्री हो, उनके तमाम प्रवक्ता हो, उनके नेता हो, राहुल गांधी पर हमला करेंगे। राहुल गांधी को कहेंगे वो तो नॉनसेंस है। और अब वही बात बिहार में नरेंद्र मोदी का नौकर प्रशांत किशोर बोलेगा कि राहुल गांधी की औकात क्या है, उन्हें सीरियसली कौन लेता है। बिल्कुल नहीं लेता है। तो राहुल गांधी ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हो, ये 14 सितंबर से उनके साथ ये मैच खेलने का क्या मतलब है,
कि भारत के लोगों की भावनाओं से खेलना है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ में तथाकथित युद्ध के हालात थे। तो फिर जिसने यह नुकसान किया, जिसने हमारे इतने नागरिक मार डाले, तो उसके साथ मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता उप सदन गौरव गोगोई इसके लिए लिखित चिट्ठी भेजते हैं, फिर भी साहब मैच खेलेंगे, क्योंकि अमित शाह का बेटे को नुकसान हो जाएगा, उसके लिए सब कुछ होना है। चलिए पाकिस्तान को बताएंगे कि तवी नदी पे पानी बढ़ रहा है, आप व्यवस्था कर लीजिए, आपका कोई व्यक्ति का नुकसान ना हो। और जब पूछा जाएगा यह क्यों कर रहे हो, कहेंगे मानवता कहती है। तो मानवता तो बहुत कुछ कहती है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोग बाढ़ से मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की फिक्र है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ में दिली रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते किसके हैं? नरेंद्र मोदी के, भाजपा के। और किस तरह से वहां के तमाम प्रधानमंत्रियों के आगे नतमस्तक होने वाले तो नरेंद्र मोदी ही हैं। साहब कांग्रेस ने यह कहा, अच्छा देशद्रोही हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, और तमाम चीजें बताई जाएंगी। जब यह बताई जाएंगी तो राहुल गांधी कहेंगे कि इन युवाओं को इंसाफ दीजिए, इन छात्रों को इंसाफ दीजिए, उन लोगों को इंसाफ दीजिए, और उसकी लड़ाई लड़ने निकल पड़ेंगे। राहुल गांधी लड़ने निकल पड़ेंगे तो मोदी को तकलीफ हो जाएगी, उनके गैंग को तकलीफ हो जाएगी, तो राहुल गांधी गद्दार बताए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी हैं कि हटते नहीं, वो तेजस्वी यादव को साथ लेके, साहनी को साथ लेकर के, भट्टाचार्य को साथ लेकर के, और अब तो अपनी बहन को साथ लेकर के बिहार की सड़कों पर निकल पड़े, बिहार के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए निकल पड़े। बिहार में भी परीक्षा लूटी गई है, वहां पर भी किस तरीके से मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के पेपर लीक करा के उनका जीवन बर्बाद किया गया है। तो राहुल गांधी उस पर लड़ेंगे। तो जब राहुल गांधी लड़ेंगे तो वो सीरियस नहीं है, उनकी औकात नहीं है, और वो नॉनसेंस से कहलाएंगे। साहब यही नरेंद्र मोदी का चरित्र है, और यही देश देख रहा है। तो बर्बादी किसकी हो रही? आप। तो सोचना किसको है? आप। तो अब आप फैसला कीजिए, आपको लड़ना है देश के लिए या इनकी कहानी करनी? क्योंकि अब तो कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। चंद दिनों में अब आपको हरियाणा की वोट चोरी का भी सामने आएगा, और इसको लेकर चंडीगढ़ में विधानसभा से लेकर के यहां के चुनाव ऑफिस तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायकों ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मार्च निकाला। तो उधर दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान कर दिया कि जल्दी हम सबूतों के साथ जनता के पास पहुंचे। तो चौधरी ब्रजेंद्र ने कह दिया कि अब हम यह बताएंगे कि कैसे 10-11 साल में इस देश में नफरत फैलाने के सारे खेल किए गए हैं, और वह करके आपके साथ लूट की जा रही है, आपका सब कुछ छीना जा रहा है। जी हां, तो अब बिगुल बच चुका है हर जगह, और अब सबूतों के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। और चुनाव आयोग पूरी तरीके से नंगा हो गया है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और वो नरेंद्र मोदी का गुलाम साबित हो चुका है। जी हां, यही सत्य है। जय